एक मासूम सवाल आ गया ज़हन में, ये किस डॉक्टर ने बताया था? होम्योपैथी था, एलोपैथिक था, यूनानी वाला था? कौन डॉक्टर था जिसने आपके बड़े नेता को यह बताया कि बीच चुनाव में वोटिंग के दौरान ये इंटरव्यू ठेल दो कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं, भाजपा सक्षम हो गई है? बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भाजपा का कौन सा ऐसा आदमी जो नहीं जानता कि आरएसएस का क्या रोल है भाजपा में? कौन ऐसा है? और जो कह रहा हम नहीं जानते वो मूर्ख है। फिर वो भाजपा में अभी तक अंदर नहीं हुआ, बाहरी बैठा दरवाजा। हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि बनारस की एक एक घर की कुंडी खटखटा दी गई है। क्या बनारस का परिणाम ये बताता है? क्या ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी? योगी जी हटाए जाएंगे, ये कानाफूसी सबसे पहले तो आपके घर से ही शुरू हुई। केजरीवाल तो बाद में बोले, अब टीवी है इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा। क्या गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, चौराहे चौराहे, चाय की दुकान पे जाके कौन कहता था ना ना 4 जून के बाद हो जाएगा हिसाब? बात हो गई ऊपर। क्या फिर केजरीवाल ने बोला? खंडन कब हुआ? जब चुनाव खत्म हो गया, तब नड्डा जी ने खंडन किया। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बंधोत्रे जी का डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो जिस तरह से लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हुई है उसका जो है बहुत सटीक विश्लेषण आज अमिताभ बंधोत्रे जी ने किया है। आरएसएस के लिए किस तरह के बयान दिए गए कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है। और योगी जी को लेकर जो बात चल रही थी कि चुनाव मतलब आते ही जाते ही योगी जी को हटा दिया जाएगा, उसका जो है जनता पे क्या असर पड़ा, उसका विश्लेषण आज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसकी समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए और जो ये चुनाव का विश्लेषण करते हैं उन विद्वानों को करनी चाहिए। किसी ने मुझे भेजा कि स्मृति ईरानी अपने बूथ पर हार गई। अब अगर ये स्थिति हो जाए तो कौन जीता वो महत्वपूर्ण नहीं। आप देखिए आप अपने बूथ पर कैसे हार गए, फिर कोई तर्क नहीं चलता ना कि रामलाल ने वोट नहीं दिया, श्यामलाल ने नहीं दिया, दिस दैट, कुछ नहीं। मैं अपने मोहल्ले में तो नहीं हारूं कम से कम। अब वो तो हार जाऊं उसके बाद फिर कोई फायदा नहीं। खैर, ऋचा राजपूत, आज सबसे कठिन दिन भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतार दिया मैदान में, कहा जाओ बैटिंग करके आओ। मेरे 2 प्रश्न। ये मसला नहीं, मैंने 1991 की सरकार देखी केंद्र की, 244 पर सरकार बनी थी और चली नरसिंह राव जी, वो मसला नहीं। लेकिन सरकार का रंग फीका हो गया, सरकार का औरा फीका हो गया। और उत्तर प्रदेश ने तो, बंगाल ने भी निराश किया, महाराष्ट्र ने भी भाजपा को बहुत निराश किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसी निराशा मतलब समझ ही नहीं आ रहा होगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि वो क्या करें। ऋचा राजपूत, इतने बड़े डिवेकल यानी इतने बड़े अवमूल्यन की दुर्घटना की आप लोगों ने कभी कोई कल्पना की थी? कभी लग रहा था कि जमीन में से कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी आज की चर्चा में मुझे शामिल करने के लिए। तो मतलब पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने मेहनत करके जितनी सीटें निकाली है उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं बनती हैं। दूसरी चीज ये है कि लगातार 10 साल के बाद निसंदेह भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं कोई भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, मुझे लगता है कई कई देशों की संख्या उतनी जितनी उत्तर प्रदेश की है। 10 साल अपने में एक बहुत बड़ा समय होता है, जैसा कि आपने अभी बताया कि कांग्रेस को भी हमने 244 में सिमटते हुए देखा है। और अगर हम तुलना भी करें तो हमारी भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़के 244 के आसपास है और एनडीए के साथ वो 295 के आसपास है, जो मुझे सीट पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। देखिए अगर आप खुद को, जैसे कि मेरे दोनों भाइयों ने बोला कि पीडीए एक साथ खड़ा हो गया, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो टक्कर तो बराबर की है ना। मैं ये मानती हूँ हमारा दावा 60 से ऊपर का था, 65 से ऊपर का था, 80 के बराबर था, क्योंकि हमने मेहनत करी थी। लेकिन जब जनता जनादेश देती है तो उसका मुझे लगता है हर वक्त स्वागत करना चाहिए। इन्होंने कहा पीडीए साथ खड़ा था, किसान साथ खड़े थे, तो महिलाएं साथ खड़ी थी। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर बहुत तेज होता है पढ़ने में तो उससे उम्मीद भी बहुत ज्यादा होती है। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, अगर एक हमेशा फर्स्ट आता रहता है तो कभी भी उम्मीद नहीं करते कि वो सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा। देखिए हम विजय हो रहे हैं लेकिन हम हंस नहीं रहे। समस्या क्या है कि आज अच्छा लग रहा है। एक मिनट रुकूंगा। अलीगढ़ में सतीश गौतम, एक उदाहरण दे रहा हूं, का हारना मुझे पता नहीं हारे की जीते, का हारना एक विषय है और अमेठी हारना दूसरा विषय है और उससे भी बड़ा विषय है अयोध्या हारना। सबको एक साथ नहीं तौलो भाई, सारे बांट अलग अलग हैं। अयोध्या की तुलना हम बुलंदशहर से कर देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या अमेठी की तुलना हम फर्रुखाबाद से कर देंगे कि मुकेश राजपूत जीते कि नहीं जीते? जीत गए तो भली भला, नहीं जीते तो भली भला। कोई देश तो हिल नहीं रहा मुकेश राजपूत के जीतने से, हाँ? और ना जीतने से देश शोकमग्न हो जाएगा। लेकिन अयोध्या का विषय है ना बड़ा,
ऋचा राजपूत। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना विकास मैंने व्यक्तिगत अयोध्या में देखा, चाहे वहां के एयरपोर्ट हो, चाहे सड़कें हो, चाहे भव्य राम मंदिर हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये विपक्ष ने मुद्दा उठाया कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अगर हम ओवरऑल सारे राज्यों में देखें तो राम मंदिर और भगवान के नाम पे वोट हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम अयोध्या जगह को देखेंगे तो वहां राम मंदिर का मुद्दा हम नहीं मान सकते। इसमें हमें आत्ममंथन करना है कि सारी चीजों के बाद भी जनता का रुख हमसे हटके दूसरी तरफ क्यों गया है। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर की, पूरे इंडिया में जो ओवरऑल वोट निकल के आया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मतलब मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रही है। इसमें हमें भी मंथन करना पड़ेगा कि जिस चीज पे हम इतने गौरवान्वित होते थे, जिस उत्तर प्रदेश को हम कहते थे कि पूर्वांचल एक राजनीति की चाबी है और राजनीति बदलता है, जो परिणाम हमें मिले, इसका मतलब ये एकदम निश्चित है कि अब हमको सबसे ज्यादा विपक्ष से ज्यादा खुद पे मंथन करने की जरूरत है कि हम यूपी में कहाँ पिछड़ गए। जी ऋचा राजपूत, तो मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े भी हैं, जैसे देश भर में आपने 39% के आसपास सांसद बदल दिए थे क्या? उत्तर प्रदेश में केवल 11% बदले, और उत्तर प्रदेश में 50 सीट ऐसी थी जो मैं ही जानता, जहां के लोग कहते थे भाई सांसद किसी लायक नहीं। नींद में तो टिकट नहीं बांट रहे थे आप, जागृत अवस्था में बांटे होंगे, तो इसकी गलती की जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर पर था, मौजूदा सांसदों को हटा के नए को टिकट देने का जो प्रतिशत था, वो उत्तर प्रदेश में 11 रह गया, देश भर में 39 था। तो उसका परिणाम तो दिखेगा ना। अगर सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो कितना भी जोर लगा लीजिए, जोर लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, वो जीतेगा नहीं ना। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने मेहनत ना करने के लिए, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, मेहनत ना करने के लिए क्या तर्क निकाला कि जी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव हो रहा है तो हमें तो काम करने की जरूरत ही नहीं, वो तो सब मोदी जी की जिम्मे। फिर बोले आप लोग क्या करोगे? बोले हम लोग झालपुरी खाएंगे। नहीं, एक तीखा सवाल पूछ लेता हूं। बनारस में 3.5 महीने से, ऋचा आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो पता कर लेंगे, तो बहुत छोटी सी जानकारी तुरंत पता लग जाएगी। 3.5 महीने से देश भर के बड़े बड़े वीर व्रतधारी वहां इकट्ठे थे क्या? वहां खर्चा भी हो रहा था उन पर क्या? और पार्टी उन पर भरोसा, मोदी जी तो उन पर भरोसा कर रहे होंगे क्या? आज पता लग गया कि उन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की क्या? आज रिजल्ट ने बता दिया। मैं यहां नाम भी ले सकता हूं उन सब लोगों के क्या, जिनके लिए कहा जाता था कि ये इलेक्शन के मैनेज बहुत बड़े जादूगर हैं, ये दिस हैं, ये दैट हैं क्या? 1,62,000 कितना है? ये जिम्मेदारी मोदी जी की थी कि उनका मार्जिन बढ़े क्या? ये जिम्मेदारी पार्टी के लोगों की थी, पार्टी के नेताओं की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको भी जितवाएं और बनारस में भी मेहनत करें, और आप लोग क्या करेंगे? हम गाड़ी में लाल बत्ती लगा घूमेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग का काम देखेंगे। संगठन में विचलन यहीं से पैदा होता है ऋचा राजपूत। अच्छी लगे तो भली भला, बुरी लगे तो पानी पी लो। संगठन में विचलन यहीं शुरू होता। मैंने कितने पार्टियां ऐसे बिखरते देखे। एक मासूम सवाल आ गया जहन में, ये किस डॉक्टर ने बताया था? होम्योपैथी था, एलोपैथिक था, यूनानी वाला था? कौन डॉक्टर था जिसने आपके बड़े नेता को यह बताया कि बीच चुनाव में वोटिंग के दौरान ये इंटरव्यू ठेल दो कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं, भाजपा सक्षम हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पूरा भाजपा भाईजी चला रहे हैं। निराला नगर से काम चल रहा है, यहां झंडे बालान से चल रहा है, रेशम बाग से चल रहा है, देश भर में। भाजपा का कौन सा ऐसा आदमी जो नहीं जानता कि आरएसएस का क्या रोल है भाजपा में? कौन ऐसा है? और जो कह रहा आप नहीं जानते वो मूर्ख है। फिर वो भाजपा में अभी तक अंदर नहीं हुआ, बाहर ही बैठा दरवाजे पर। ये बात कहने की जिसमें मैं समझना चाह रहा हूं, किसी डॉक्टर ने कहा था कि ये बोलना जरूरी है, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बोलता है ऐसा ऋचा जी कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं? मैंने वो बयान सुना था नड्डा जी का, जिस तरीके से उन्होंने बोला था और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में भेजा गया, उसमें बहुत फर्क है अमिताभ जी, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में ये लोग कह रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो को अच्छे से रखा, तो ये तो इनको भी पता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हुआ है। अगर आप ये जो ये आवास मिले हैं, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में आवास नहीं मिले। मैंने तो खुद जमीन पे जाके काम किया है। तो आप ये मत कहिए कि यूपी में विकास नहीं हुआ या फिर
हमारे यहाँ के प्रत्याशी ने खराब काम किया, इससे हमें वोट नहीं दिए। मैंने आपको फिर वही बोला कि जो बदलाव होता है वो प्रकृति का नियम होता है। 10 साल तक सांसद के साथ कहीं ना कहीं इनकम्बेंसी आ जाती है। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब मंथन क्या गहन चिंतन करना चाहिए इस बारे में, समय लेके, कि एक होता है सरकार बनाना जिस तरीके से हमने नारा दिया था, और एक होता है एक बॉर्डर लाइन टच करके ये सोच के, मैंने बोला ना, जब आप किसी से उम्मीद रखते हो कि नहीं हम फर्स्ट आएंगे, उसके बाद वो एकदम मार्जिन लाइन लेके केवल एंट्रेंस फ्री निकाल पाता है, तो कहीं ना कहीं पूरा घर उदास होता है। और वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की इस समय पे है। तो ये सच में मंथन करने का विषय है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यूपी में काम नहीं हुआ, यूपी में विकास नहीं हुआ, नहीं, तो ठीक उज्ज्वला योजना भी सबने देखी है, सड़कों का विकास किस तरह हुआ ऋचा ये भी जी, सबने ठीक देखा है, है। आपकी बात ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा दूसरे स्कूल का विद्यार्थी हूं, कितना भी काम हुआ हो या ना हुआ हो। विवेक जी मेरी बात से सहमत होंगे, हमसे परिचित हैं, जोशी साहब भी, आलोक बस भी। मेरी कसौटी हमेशा एक रही, जनता के पसंद में आप खरे उतरे तो ठीक है, नहीं तो बेकार है। लोकतंत्र मेरे लिए इससे इतर कुछ नहीं, बाकी सब कहानियां हैं, अपने मन में लिखते रहो, पढ़ते रहो। जनता ने आपके माथे रोली चंदन लगाया तो मेरे हिसाब से काम अच्छा हुआ, नहीं लगाया इसका मतलब गड़बड़ है। अब वो काम में गड़बड़ है, काम करने वाले में गड़बड़ है, ठेकेदार में गड़बड़ है, सांसद में गड़बड़ है, ये आप पता लगाओ। लेकिन गड़बड़ है, लोचा है। एक सीरियल आता था सीआईडी, उसमें वो कहते थे कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ गड़बड़ है। मैं तो उसी बात पर टिका हूं, आलोक वत्स भी मेरी बात से सहमत होंगे कि बनारस में आलोक जी देश भर के छटे हुए नेता भेजे गए, बोले ये संघ के बिल्कुल निष्ठावान लोग हैं और ये बड़े जादूगर हैं सब। क्या 3.5 महीने बनारस में दमचौरा मचा रहा। हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे कि बनारस की एक एक घर की कुंडी खटखटा दी गई है। क्या बनारस का परिणाम ये बताता है? क्या ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी, जो देश भर में कैंपेन कर रहे थे? उनका संसदीय क्षेत्र ठीक से क्यों नहीं हैंडल हुआ? लेकिन मैं बात कड़वी कहूंगा, अच्छी लगे तो ठीक हो, खराब लगे तो पानी पियो भैया। योगी जी हटाए जाएंगे, ये कानाफूसी सबसे पहले तो आपके घर से ही शुरू हुई, केजरीवाल तो बाद में बोले। अब टीवी है इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगा। क्या गांव गांव, खेत खेत, शहर शहर, चौराहे चौराहे, चाय की दुकान पे जाके कौन कहता था ना ना 4 जून के बाद हो जाएगा हिसाब, बात हो गई ऊपर। क्या फिर केजरीवाल ने बोला। खंडन कब हुआ? जब चुनाव खत्म हो गया, तब नड्डा जी ने खंडन किया। पूरा चुनाव घल्लूघारा हो गया, तब जाके जगत प्रकाश नड्डा ने उसका खंडन किया कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। क्यों? क्या पता नहीं आलोक जी, रुको, क्या पता नहीं था कि क्या हो रहा है? पता तो था, और केजरीवाल के बोलने के बाद तो हाहाकार मच गया था। आप लोगों के पास एक ट्वीट करने का टाइम नहीं था। जेपी नड्डा को ट्वीट करना चाहिए था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। नहीं, ठंडे में डाल दिया, ठंडे में। बोले योगी जी निपटे। और कब बोले? जब चुनाव खत्म हो गया, जब चिड़िया खेत चुंग गई तो बोले नहीं, कौन कह रहा है योगी जी को हटाया जाएगा? कहते नहीं हटाया जाएगा। तब तक चुनाव खत्म हो चुका था। इस बात की भी पड़ताल होनी चाहिए कि जो समय पर बोला जाना चाहिए था वो चुनाव के बाद क्यों बोला गया। रहस्य है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। मजा आया। तब बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा है अमिताभ बंधोत्री जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। अमिताभ जी हमेशा तथ्यों पर बात करते हैं, चाहे विपक्षी पार्टी हो, चाहे पक्ष की पार्टी हो। अमिताभ जी हमेशा मतलब तर्कों पर ही अपना जवाब देते हैं। आज जो विश्लेषण किया अमिताभ जी ने कि योगी जी के बारे में जो चल रही थी कि चुनाव खत्म होते ही वे जो है योगी जी को हटा दिया जाएगा सीएम के पद से, ये बात हो, चाहे आरएसएस को लेकर जो इंटरव्यू में बयान दिया था जेपी नड्डा जी ने कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो किस तरह से इन सब चीज़ों का जो है असर पड़ा है उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश में। और आपको पता ही है कि अयोध्या जैसी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दी। दोस्तों अमिताभ बंधोत्री जी का डिबेट विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।